हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका एक बार पुनः से स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 देखते हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पहला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। इसमें आपके प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट के सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ संसुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैंडस्केप ऑफ द साउल चैप्टर से लिया गया है। संसुई उसमें आया हुआ है। संसुई का क्या कंसेप्ट है, क्या विचार है, तो आइए जानते हैं जो कि कंसेप्ट है संसुई का। संसुई मीन्स यहाँ पर माउंटेन और वाटर का दर्जा दिया गया है संसुई को। तो देखें, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ संसुई, इट लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर विच टुगेदर रिप्रेजेंट्स लैंडस्केप। तो संसुई के कंसेप्ट के अनुसार जो संसुई शब्द है, इसका जो साहित्यिक अर्थ होता है, लिटरली मीनिंग मीन्स माउंटेन वाटर, यानी कि एक पर्वत और जल इसको कहा गया संसुई का मतलब। विच टुगेदर रिप्रेजेंट्स लैंडस्केप, जो कि दोनों साथ साथ मिल करके ये भूदृश्य को प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर सिंबल ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स। आगे बताया गया कि ये जो शब्द होते हैं, ये जो कम्प्लीमेंट्री पोल्स होते हैं, यानी कि जो पूरक ध्रुव होते हैं, उनका एक प्रतीक है। कौन? माउंटेन और वाटर, ये दोनों एक दूसरे के प्रतीक होते हैं, कम्प्लीमेंट्री पोल्स के, यानी कि पूरक ध्रुवों के। द माउंटेन इज यंग, माउंटेन को यहाँ यंग कहा गया। विच रीचेस वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो कि सदा आकाश की तरफ लंबवत रूप में जाता है, पहुँचता है। इट इज स्टेबल, और माउंटेन के बारे में क्या बताया गया? इट इज स्टेबल, यह अस्थायी होता है। वार्म एंड ड्राई इन द सन, गर्म होता है और सूर्य के प्रकाश में शुष्क होता है। और सेकेंड बात ये बताया गया कि द वाटर इज इन, और वाटर को किसका प्रतीक दिया गया? वाटर इज इन कहा गया, YIN, विच इज हॉरिजॉन्टल एंड रेस्ट ऑन द अर्थ, जो कि क्षैतिज होता है और ये धरती पर पड़ा रहता है, जो वाटर होता है। इट इज फ्लूइड, और पानी को फ्लूइड कहा गया, द्रव कहा गया, मॉइस्ट कहा गया, नम कहा गया, एंड कूल, और यह एक शांत और कूल होता है, ठंड होता है, शीतल होता है। वहीं पर्वत को शुष्क बोला गया, स्थायी बोला गया, लंबवत खड़ा होता है। जबकि वाटर क्षैतिज होता है, धरती पर पड़ा होता है, शांत और फ्लूइड द्रव होता है। आगे बताया गया कि द थर्ड एलिमेंट कॉल्ड द मिडिल वाइड, और जो तीसरा तत्व होता है उसको बोला गया ए मिडिल वाइड, माने कि जो मध्य की रिक्तिका है। जैसे आकाश, ये पानी जो होता है, पर्वत और पानी के बीच ये जो गैप होता है हमारा, ये नीला आकाश, इसको बोला गया मिडिल वाइड को बोला गया। इज ओपन ओवरलुक्ड, जिसका कि लोग अनदेखा कर देते हैं। बट इट इज वेरी इसेंशियल, लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है। यही संसुई का जो है कंसेप्ट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया। ये एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट्स चैप्टर से है, आपके प्रोज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताया गया कि भारत में अधिक पौधे लगाने की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है। देखें, वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इन इंडिया लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर विथ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विथ द डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में पौधे लगाने की आवश्यकता तो है, मोर फॉरेस्ट इन इंडिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, क्योंकि जो विश्वसनीय डाटा हमारे पास है, आंकड़ा है भारत में, तो इट इन इंडिया लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर, यानी कि ये बोल रहा है कि हर वर्ष 3.7 लाख हर वर्ष मिलियन फॉरेस्ट हमारे भारत से गायब हो रहे हैं, लूजिंग हो रहे हैं। तो यह कितना आवश्यक हो गया है आज पेड़ पौधे लगाने का। आगे बताया जा रहा है कि विथ द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे, ये जंगल कम होते जा रहे हैं। विथ डिफॉरेस्टेशन द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो क्या हो रहा है, इतने तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वृक्षों का कटाव हो रहा है, हमारा जो पर्यावरणीय पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो लगातार डे बाई डे, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एंड वी आर नॉट गेटिंग प्योर ऑक्सीजन, और हमें जो शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है। इसी वजह से आज हमारे देश में अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर आइए तीसरा देखते हैं।
हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हर सेल्फ अबाउट रंगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रंगा चैप्टर से लिया गया है। स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर रंगाज मैरिज से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बात किया जा रहा है कि वो जो बूढ़ी औरत थी, जो कि रंगा था, इतने समय के बाद बंगलोर से पढ़ाई करके आया था। गांव का इकलौता लड़का था जिसको बाहर भेजा गया था। उस जमाने में अंग्रेजी बहुत कम प्रचलन में थी, और जब वह घर वापस आया तो लोगों की भीड़ हो गई उसके दरवाजे पर। उसी में से वो औरत थी, वो किस प्रकार से संतुष्ट हुई रंगा को देख करके। देखिए इसके आंसर को। व्हेन रंगा केम बैक आफ्टर स्टडी फ्रॉम बेंगलोर, जब बेंगलोर से पढ़ करके आया तो द क्राउड रश्ड टू हिज डोर स्टेप टू सी हिम, उसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लग गई उसे देखने के लिए रंगा को। एंड ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, और उसी में से एक बूढ़ी औरत थी जो उसके समीप दौड़ पड़ी थी। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, और उसके उसके चेस्ट पर, उसके छाती पर अपने हाथों को सहलाई, हाथों को दौड़ाई रखी। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसके आंखों में देखी और बोली, क्या द जनेऊरा इज स्टिल देयर? अरे अरे, इस लड़के में तो अभी जनेऊर जो पहले पहनता था आज भी, अभी भी पहन रहा है, इसके गले में पड़ा है। इट मीन्स ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसका मतलब कि वह अपनी जाति, अपनी धर्म जाति को नहीं भूला है। लड़का वही लड़का है जो पहले हुआ करता था इस गांव में, और इतने सालों के बाद बेंगलोर से पढ़ करके आया। दस द ओल्ड वुमन रिटर्न विथ सेटिस्फैक्शन, इस तरह से वह बूढ़ी औरत संतुष्ट होकर के वहां से लौट गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे? जो अल्बर्ट आइंस्टीन चैप्टर से है आपके सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन शरारती लड़का था उन टीचरों के नज़र में, वहाँ पर जहाँ पर पढ़ने जाता था उस स्कूल में हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया करता था। परेशान थे टीचर और उसको सजा दे दिए, दंड दे दिए, तुम्हें दोबारा कक्षा में कल एक्स्ट्रा घंटी लेनी है। लेकिन अल्बर्ट नहीं चाहता था कि मैं इस हेटफुल स्थान पर जाऊँ। तो वही पूछ रहा है कि क्यों उसको दयनीय स्थिति थी। व्हाई डिड अल्बर्ट फील मिजरेबल, क्यों दयनीय महसूस किया। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल जब छोड़ा था। देखें आंसर को। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे बिकॉज ही हेटेड द स्कूल, क्योंकि उस स्कूल से उसको घृणा थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अब दोबारा जाऊं, क्योंकि मुझे पहले ही दंड और सजा मिल चुका है। एंड वुड हैव टू रिटर्न देयर द नेक्स्ट डे एज वेल, तो उसे अगले दिन भी उसी स्थान पर उसी स्कूल में जाना पड़ेगा, इसीलिए उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, खराब थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हाउ डज मिसेस पियर्सन रिफ्यूट डोरिस अर्जमेंट अबाउट द वर्किंग हार्ड? तो मिसेस पियर्सन जो है, उनकी जो बच्ची होती है, लड़की पुत्री डोरिस होती है, जो कि वहाँ पे वो अपने मदर के सामने कहती है मैं ज़्यादा परिश्रम करती हूँ तुमसे। तो उसका किस प्रकार से प्रत्युत्तर देती हैं, किस प्रकार से अस्वीकार कर देती हैं वो जो डोरिस पियर्सन है, जिनका उस परिवार में, उस घर में हालत बहुत ही नाजुक है, क्योंकि वो परेशान है अपने घर वालों से, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो नौकरानी की तरह है उस घर में जो मिसेस पियर्सन है। तो वहाँ पर उन्होंने जब अपनी पड़ोसी फिट्जराल्ड की मदद से आत्माओं का आदान प्रदान करके, पर्सनालिटी में चेंज करके वो सबक सिखाना चाहती है अपने परिवार वालों को, डोरिस को, अपने पति हस्बैंड को, जॉर्ज पियर्सन और पुत्र साइलर पियर्सन को। तो वहाँ पर डोरिस वाला प्रश्न में देखेंगे कि मिसेस पियर्सन रिफ्यूटेड डोरिस अर्जमेंट अबाउट वर्किंग हार्ड। तो उस दिन जब आत्माओं का आदान प्रदान कर लिया था श्रीमती पियर्सन ने, तो उसकी जब पुत्री आई तो उसके हर एक प्रश्न का प्रत्युत्तर दे रही थी, और वर्किंग जो परिश्रम के बारे में वो बोल रही थी उसका रिफ्यूट करती है, स्वीकार करती है कि नहीं नहीं। तो वही है अबाउट वर्किंग हार्ड बिकॉज मिसेस पियर्सन वांटेड टू टीच अ लेसन टू डोरिस, क्योंकि वहाँ पर वो सबक सिखाना चाहती थी डोरिस को, अपनी पुत्री को। मिसेस पियर्सन टोल्ड हर दैट सी डज ट्वाइस द वर्क ऑफ हर, और बताई कि देखो देखो तुम जितना काम करती हो उसका तो मैं तुम्हारे दूना मैं काम करती हूँ, श्रीमती पियर्सन बोली अपनी लड़की से। एंड गेट्स नथिंग इन वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट, और इसके बदले में मुझे तुम लोग क्या देते हो, न कुछ पैसे देते हो, न तो इसके बदले में रिस्पेक्ट, सम्मान और थैंक ही बोलते हो तुम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखें। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द सेंट्रल आइडिया अबाउट अ फोटोग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके सेंट्रल आइडिया को देखिए, मैंने सॉल्व किया है। तो द पोयम अ फोटोग्राफ इज कंपोज्ड बाय शर्ली टुल्सन, यह जो पोयम है, फोटोग्राफ है, यह शर्ली टुल्सन के द्वारा लिखा गया है, जो कवित्री हैं इस चैप्टर की, इस कविता की। आगे बताया गया है कि द पोइटिस डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर्स एज एंड हर हर मेमोरीज विथ द प्रोसेस ऑफ टाइम। तो इस कविता में जो पोइटिस कवित्री शर्ली टुल्सन जी हैं, वह अपने मदर की उम्र और उनकी स्मृतियों के बारे में याद कर रही हैं, जैसे जैसे समय
बीतता जा रहा है। द पोइट्री सेज इट सीम्स आफ्टर सी द फोटो ऑफ हर मदर फेस वाज वेरी स्वीट। तो कवित्री कहती हैं कि जब मैं अपने मदर की तस्वीर को देखता हूँ, फ़ोटो को देखता हूँ, तो लगता है कि उनका जो चेहरा है बहुत ही मधुर था, स्वीट था। एंड सी लुक्स 12 ईयर ओल्ड गर्ल बिफोर हर बार्न। तो उस वक्त उसका जन्म भी नहीं हुआ था और उनकी जो उम्र थी तकरीबन 12 वर्ष की एक लड़की थी, वह उसकी जो मदर हैं। द पोइटी सेज दैट हर मदर वेंट टू बीच विथ हर कंपेनियंस। कवित्री आगे बोलती हैं कि उसकी जो मदर होती हैं वो बंदरगाहों पर जाती हैं, समुद्र तट पर जाती हैं अपने दोस्तों के साथ, कंपेनियन के साथ, क्या करने के लिए? टू प्रोसेस द हॉलीडेज, उन छुट्टियों के दिनों को व्यतीत करने के लिए जाती थी। इन द लास्ट पोइटिस एक्सप्रेसेस हर सारो, अंत में अपनी दुखों को, वेदना को व्यक्त करती हैं कवित्री इस पोयम में। रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, अपने मदर की जो स्मृति है, स्मृतियों को याद कर करके उन्हें दुख होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पोएम से दिया गया है। रीड द गिवन स्टेप्स एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये जो पोएम दिया गया है इसको पढ़ें ध्यान से और प्रश्नों का उत्तर दें। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है, देखें। इट इज इंजन ऑफ हर फैमिली, सी स्टॉक्स इट फूल, देन फ्लीट्स आउट अ ब्रांच इन शोइंग हर बेल्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो क्लास 11 का आपका जो द लैबरनम टॉप चैप्टर है उस से ये लिया गया पोएम है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। जब वह अमलतास का वृक्ष, ये जो अमलतास का वृक्ष होता है, इस पर ये जो गोल्ड फिंच पक्षी है आकर के बैठ जाती है, तो इसी में उसका घोंसला होता है, इसके बच्चे होते हैं। पूरा पौधा जो है ना एक बार हलचल से कंपित हो उठता है, कांपने लगता है और वहाँ पर शोरगुल होता है, तो उसको इंजन की तरह दर्जा दिया गया। तो जैसे ही ये गोल्ड फिंच पंछी आती है तो उसके बच्चे, उसकी फैमिली जो होती है, ये इसी स्टोक सीड्सफुल माने बहुत तेजी से पौधा स्टोक्स होने लगता है, भड़का देती है, शोरगुल होने लगता है। देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, तब यह जो पक्षी होती है वह इस अमलतास वृक्ष के एक शाखा पर जा करके बैठ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसका जो एक मुखौटा होता है वो बहुत ही बेर्ड माने धारीदार होता है, जो उसकी आइडेंटिटी मास्क होती है, उसकी एक पहचान होती है, उसको शोइंग माने दिखाने लगती है। देन विथ इरी डेलिकेट विस्टल चिरफ विस्परिंग, तब यह एक विचित्र कोमल, डेलिकेट माने कोमल, विस्टल चिरप माने सीटी के साथ, फुसफुसाहट के साथ यह जो गोल्ड फिंच पक्षी है गोता लगाती है। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, उस अनंत आकाश की तरफ उड़ती हुई जाने लगती है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो है अमलतास का वृक्ष है फिर से सबसाइड्स माने शांत, इम्पटी माने रिक्त, खाली हो जाता है जैसे ही ये पक्षी वहां से चली जाती है। तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन दिए हैं स्टेनेजा बेस्ट, पहला दिया है कि राइट द टाइटल एंड द पोएट नेम ऑफ दिस पोएम। तो टाइटल इज द लैबरनम टॉप और इसके जो कवि हैं, कवित्री हैं, वो टेड हजेस हैं। इस पोएम के जो कवि हैं टेड हजेस जी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। व्हाई हैज़ द ट्री बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली, तो इस पेड़ को उसके परिवार का इंजन क्यों कहा गया? क्योंकि जानते हैं जैसे ही ये पक्षी आती है पूरा पेड़ फिर से शोरगुल से भर जाता है, जैसे मानो कि मशीन होता है वहाँ पर चहचहाट होने लगती है, यही रीजन था, इसको इंजन का दर्जा दिया गया। बिकॉज द ट्री इज फिल्ड विथ द श्रील साउंड ऑफ गोल्ड फिंच फैमिली, तो गोल्ड फिंच फैमिली की इसका जो परिवार हो, बच्चे होते हैं, उससे पूरा चीख से भर जाता है जो पेड़ है। क्वेश्चन नंबर सी देखें। वाई हैज हर फेस बीन कॉल्ड एन आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मास्क इसको एक पहचान क्यों बोला गया उसके चेहरे को? क्योंकि उसके चेहरे पर एक धारियां होती हैं, धारीदार मुखौटा आता है। बिकॉज सी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हर स्ट्रिप्ट फेस, क्योंकि यह अपने उस स्ट्रिप्ट फेस, धारीदार चेहरे के द्वारा ये पहचान की जाती है, इसीलिए इसको आइडेंटिटी मास्क बोला गया। डी देखें। व्हाट टाइप ऑफ साउंड डज द गोल्ड फिंच मेक, तो किस प्रकार की आवाज ये करती हैं गोल्ड फिंच पक्षी जो होती है? द गोल्ड फिंच मेक विस्टल चिरप एंड विस्परिंग, मतलब एक फुसफुसाहट और एक चहचहाट की आवाज इस पक्षी से आती है। सी वाला देखें।
ई का देखें, वेयर डज द गोल्डफिंच लंचेस अवे, आखिरकार ये जो गोल्डफिंच पक्षी है चली कहाँ जाती है? आकाश की तरफ, अनंत आकाश की तरफ। द गोल्डफिंच लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट स्काई, उस अनंत आकाश की तरफ चली जाती है, गोता लगा लेती है और एक बार पुनः से जो पौधा है शून्य सन्नाटा हो जाता है, शांत हो जाता है। सो थैंक्स।